हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जेनेटिक्स का 4th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग 3rd लेसन में यानी कि लास्ट लेसन में हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा, उनके कुछ रेशोज़ देखे, फिनोटिपिक रेशोज़ एंड जीनोटिपिक रेशोज़। फिनोटिपिक रेशो हमारा 3:1 था एंड जीनोटिपिक रेशो 1:1 आया था। जेनेटिक्स के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं उन्हें पढ़ने के बाद में हमने हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड जो लॉज मेंडल ने दिए उनके बारे में पढ़ा था। 2 लॉज थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड। फर्स्ट था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लोग लॉ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा यूनिवर्सल लॉ था, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था, यूनिवर्सली ये एप्लीकेबल है, हर जगह ये एप्लीकेबल है, हमने ये पढ़ा था। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके कुछ एक्सेप्शंस अलग अलग प्लांट्स पर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तब सामने आए, तो वो क्या थे आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो और को डोमिनेंस हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस लेसन में देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2 एक्सेप्शंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा क्या कह रहा था कि जो अलीलिक पेयर है उसमें से एक अलील दूसरे अलील पर डोमिनेट करेगा। मतलब जो 2 भाई हैं घर में तो एक भाई दूसरे भाई पर डोमिनेट करेगा, जो बड़ा होगा उसकी चलेगी और छोटे की नहीं चलेगी। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा था। बट जब हमने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए तो जैसे कि यही हो रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल था। बट हमने फिर कुछ और प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पाया कि हर जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जो बड़ा भाई है और जो छोटा भाई है दोनों की चल रही है, या फिर दोनों की बात मानकर कुछ बीच का रिजल्ट आ रहा है। मतलब छोटे की भी मान ली और बड़े की भी मान ली और कुछ बीच का रिजल्ट हम लोग ने निकाल लिया किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी चीज़ का। सेम ऐसे ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब बड़े की भी नहीं चल रही, छोटे की भी नहीं चल रही, ना कोई जो डोमिनेंट जीन है वो और रिसेसिव जीन जब दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो कुछ बीच का रिजल्ट आता है। हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, जब जो इसमें सिंपली लिखा हुआ है पी प्लांट पर किया हमने तो ठीक है, बट हमने कुछ और प्लांट्स पर जब किया तो जो F1 टाइप के जो आए थे, क्या होता था हम लोग जब लॉ ऑफ डोमिनेंस देख रहे थे तो जो F1 हमारी हाइब्रिड आ रही थी, सारे के सारे प्लांट जो थे अगर हम एक टॉल को और एक ड्वार्फ को क्रॉस करवा रहे थे तो पी प्लांट में क्या हो रहा था कि जो F1 जनरेशन आ रही थी उसमें ये वाले आ रहा था कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस थी या जो फिनोटाइप था वो हमारा टॉल आ रहा था। मतलब F1 जनरेशन में एक प्लांट के या फिर एक पेरेंट का जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा था, दूसरे का नहीं आ रहा था। और जब हम F2 कर रहे थे तो कुछ ड्वार्फ भी बन रहे थे और कुछ टॉल भी बन रहे थे। तो जो दोनों पेरेंट्स हैं वो रिजेंबल कर रहे थे या फिर मिल रहे थे हमें F2 जनरेशन में। लेकिन इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में हमें ये समझ आया कि F1 जनरेशन में ही कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक पेरेंट पर नहीं जा रहे हैं कुछ प्लांट्स, इनके कुछ बीच का रिजल्ट निकल कर आ रहा है। जैसे कि हाइट का तो छोड़ दीजिए, एक आपका प्लांट है डॉग फ्लावर जिसका नाम है स्नैपड्रैगन भी हम कहते हैं। ये 2 टाइप के फ्लावर बनाता है। मान लीजिए एक रेड कलर के फ्लावर का प्लांट है और एक वाइट कलर के फ्लावर का प्लांट है। जब हम इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल R एंड स्मॉल r वाले सारे रिजल्ट आएंगे F1 जनरेशन में, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था। सेम इधर हम लोग जब करेंगे तो जो स्मॉल कैपिटल R अगर प्रेजेंट है तो जनरली हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या समझेंगे कि कैपिटल R प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर कैपिटल R रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल r वाइट को, तो फिर अगर कैपिटल R और स्मॉल r का जीनोटाइप आ रहा है तो इसका मतलब इसे रेड होना चाहिए था। बट नहीं, ये कुछ जो फ्लावर्स थे वो पिंक कलर के प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब जो कैरेक्टर्स हैं इनकी हो गई ब्लेंडिंग। तो सिंपली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही दिया हुआ है, F1 हाइब्रिड एग्जिबिट मिक्सचर और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ 2 पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स का वाइट और रेड मिलाकर पिंक कलर के फ्लावर्स बना दिए, ब्लेंडिंग हो गई कैरेक्टर्स की। जो 2 जीन्स थे हमारे एलिलोमॉर्फिक पेयर के, नॉट रिलेटेड एज डोमिनेंट और रिसेसिव। इसका मतलब अब हम इसे ना डोमिनेंट कह सकते हैं ना रिसेसिव कह सकते हैं। मतलब ना हमारा जो वाइट है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, ना जो R है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, कुछ बीच का रिजल्ट निकल के आ रहा है। बट दोनों के दोनों पार्शियली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों के दोनों मिक्स करके कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, एक की नहीं चल रही है। तो सेम स्नैपड्रैगन का जो हमारा एग्जाम्पल है NCERT में दिया हुआ है, डॉग फ्लावर भी इसे कहते हैं।
और एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 o'clock प्लांट का। ये आपके PYQs में आपको दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, कभी थोड़ा सा पुराना है। मिराबिलिस जैल्पा भी इसे हम कहते हैं। तो NCERT में जो आपके क्रॉस करा के इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये आपको इधर गिवन है। देखिए ये आपकी NCERT का ही डायग्राम है। इन्होंने पेरेंट जो जनरेशन है इसमें रेड कलर के फ्लावर लिए और कुछ वाइट कलर के फ्लावर लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा यहाँ करके देख लेते हैं। रेड कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स लिए, इनके गैमीट्स बनाए। इसका कैपिटल R हुआ, इसका स्मॉल r। जब इनका क्रॉस करवाया तो रिजल्ट कैपिटल R एंड स्मॉल r, जो कि पिंक कलर के आए। रेड एंड वाइट से पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस हुए। जब इन्हीं की सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग हम लोग ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कल करवाई थी, तो हम लोग का क्या आ रहा था रिजल्ट। जब हम इन्हें बनाएंगे, एक बार से यहाँ पर क्रॉस करके मैं आपको समझा देती हूँ। इधर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R एंड स्मॉल r, क्रॉस करेंगे तो कैपिटल R आएगा इधर। मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी इसे बोलते जाइए अपने आपस में, तो आपको थोड़ा सा इजी होगा। इधर कैपिटल R एंड स्मॉल r, इधर स्मॉल r कैपिटल R, इधर स्मॉल r। तो हुआ क्या, आपका जो कैपिटल R था ये तो हो गया रेड कलर का। जो आपका कैपिटल R स्मॉल r थे दो, ये हो गए आपके पिंक कलर के। और वहीं जो स्मॉल r आया, ये हो गया आपका वाइट कलर का। मतलब जो F1 जनरेशन थी हमारी, इसमें ऑल पिंक आए। वहीं जो F2 जनरेशन थी, इसमें पेरेंट्स के भी कैरेक्टर हमें दिखाई दिए। दोनों पेरेंट्स के भी कैरेक्टर दिखाई दिए और कुछ ब्लेंडिंग वाले कैरेक्टर्स भी दिखाई दिए। जैसे कि एक पेरेंट रेड था, यहाँ पर प्रोजेनी रेड प्रोड्यूस हुई। वाइट था, वाइट भी प्रोड्यूस हुई। और वहीं पिंक भी कुछ फ्लावर्स हमें दिखाई दिए। तो अगर हम रेशो देखने जाएँ इनका, तो हमने वहाँ पर देखा था फिनोटाइप जो था वो डोमिनेंट पर डिपेंड कर रहा था और जीनोटाइप हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो नॉर्मली मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग जो कर रहे थे, हमारा जो रेशो था वो फिनोटाइप का हमारा था 3:1, 3 टॉल थे एंड 1 ड्वार्फ। और वहीं जो जीनोटाइप था 1:1 था हमारा इसका रेशो। बट इसका अगर हम देखने जाएँ तो फिनोटाइप में क्या है, एक रेड है, एक हो गया रेड, 2 पिंक हैं और एक है वाइट। तो ये तो फिनोटाइप हो गया। वहीं अगर जीनोटाइप देखें तो वो भी कैपिटल R एक हो गया, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r ये हमारे 2 हो गए, और वहीं स्मॉल r एक हो गया। तो जब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो हमारा F2 जनरेशन का सेम आएगा, दैट इज़ 1:1। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आपके जो मॉड्यूल्स में, जो आपकी टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसमें भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस टॉपिक पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जो फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशोज आर सेम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो डॉग फ्लावर या फिर स्नैपड्रैगन भी आप इसे कहते हैं। ये देखिए, ये प्लांट आपको दिया हुआ है NCERT में, रेड कलर के फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर और कुछ पिंक कलर के फ्लावर भी आपको इसमें दिए हुए हैं। तो ये हो गया आपका एक एक्सेप्शन था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर से एक बार से सम अप करके देखिए। हम लोग एक एक्सेप्शन हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको थोड़ा सा सम अप करके देखिए। क्या किया हमने, रेड पेरेंट को क्रॉस करवाया वाइट पेरेंट से। रिज़ल्ट जब F1 में आए तो सभी हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे। जब हमने इनकी सेल्फिंग करवाई और F2 जनरेशन को नोटिस किया तो इसमें एक प्लांट का जो रेशो है 1/4 प्लांट हमारे रेड आए, 1/4 हमारे वाइट हुए और हाफ जो 1/5 जो प्लांट थे वो हमारे पिंक कलर के प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब जो हमारा फिनोटाइप का रेशो है और जो जीनोटाइप का रेशो है वो सेम होता है इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए स्नैपड्रैगन या फिर इसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ये याद रखना है। एक और एग्जाम्पल अगर आप पुराना कोई क्वेश्चन उठाकर देख लें तो उसमें 4 o'clock प्लांट का मिराबिलिस जैल्पा भी जिसे कहते हैं हम, वो आपको गिवन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया आपका। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस।
को डोमिनेंस आपको दिया हुआ है। को का मतलब क्या होता है, मतलब साथ में, जहाँ पर भी को होता है तो इसका मतलब होता है साथ में। इनकम्प्लीट में ये हो रहा था कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा था, थोड़ी थोड़ी बातें मानी जा रही थी और ब्लेंडिंग करके कुछ हम लोग निकाल रहे थे। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हमने वहाँ पढ़ लिया, ठीक है। को डोमिनेंस को अगर आप सिंपल भाषा में समझने का ट्राई करें तो आप कुछ ऐसा मानिए कि आपकी भी चलेगी और मेरी भी चलेगी, मतलब छोटे की भी चलेगी और बड़े की भी चलेगी, पूरी चलेगी, दोनों की बातें मानी जाएंगी। जैसे कि एक चाहता है कि घर में फ्रिज आए और एक चाहता है घर में टीवी आए, तो बीच का अवन नहीं आएगा यहाँ पर फ्रिज भी आएगा और टीवी भी आएगा, दोनों चीज़ें घर में आएंगी। तो इसे हम लोग को डोमिनेंस कहेंगे। को डोमिनेंस को अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन से एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो एक देखिए, आपने देखे होंगे कुछ वाइट कलर के डॉग्स और ब्लैक कलर के डॉग्स, मतलब ब्लैक हेयर वाले जो डॉग्स होते हैं, उनके क्रॉस से कुछ ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं जिनके पैचेस में डॉग्स होते हैं, मतलब उनके पास पैचेस में वाइट कलर होता है और पैचेस में ब्लैक कलर होता है। तो ब्लैक कलर भी आ रहा है डॉग के पास और वाइट कलर भी आ रहा है, कुछ बीच का कलर नहीं आ रहा। ये आपका को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में आपको मेंशन है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मतलब AB ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कैसे है वो अब हम देखते हैं। एनसीईआरटी की आपकी लाइन, बोथ द अलील ऑफ अ पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली इन F1 हाइब्रिड। उधर क्या हो रहा था, F1 हाइब्रिड में कोई भी अलील का जो पेयर, जो अलील के जो हमारे पेरेंट्स थे उनका कोई भी कैरेक्टर नहीं आ रहा था। यहाँ पर दोनों अलील हमारे एक्सप्रेस होंगे, मतलब वहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r आ रहे थे, तो बीच का कुछ रिजल्ट आके पिंक बना रहे थे ना ये लोग। इधर दोनों के दोनों एक्सप्रेस होंगे F1 हाइब्रिड में। हमारे जो F1 जनरेशन है रिजेंबल करेगी दोनों पेरेंट्स से, उधर किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रही थी। एक रेड था एक पिंक था, तो एक रेड था एक वाइट था, तो दोनों बना रहे थे पिंक। और यहाँ पर दोनों से रिजेंबल करेगी, जैसे कि ब्लैक डॉग और वाइट डॉग की बात करें तो ब्लैक भी पैचेस होंगे उसके पास और वाइट भी पैचेस होंगे। तो दोनों के दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ये पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। बोथ द पेरेंट्स, अ गुड एग्जाम्पल इज ABO ब्लड ग्रुप। अब हम ABO ब्लड ग्रुप के को समझेंगे कि कैसे ये को डोमिनेंस का हमारा एग्जाम्पल है। तो देखिए, ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन I। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। जो जीन्स हैं इसके लिए I जीन होता है रिस्पॉन्सिबल, जो कंट्रोल करता है हमारे ABO ब्लड ग्रुप को। इसमें क्या होता है कि 3 डिफरेंट टाइप के अलील्स हैं इसके। एक IA जीन है, एक IB है और एक स्मॉल I है। जो IA है वो A टाइप के प्रोटीन्स या फिर उसके शुगर्स बनाती हैं, जो कि हमारे RBC का जो सरफेस होता है ना उस पर प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जो हमारी RBC के सरफेस हैं इन पर कुछ शुगर्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम लोग एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास IA का जीन है तो वो A टाइप की एंटीजन यानी कि A टाइप की शुगर बनाएगी RBC के सरफेस पर, A टाइप की शुगर बनाएगी, इसे हम A एंटीजन कहेंगे। और वहीं अगर कोई किसी की ब्लड में IB है, मतलब जीन्स जो हैं IB प्रेजेंट है, तो IB टाइप के जो B टाइप के एंटीजन है वो इसकी RBC के सरफेस पर मिलेगा। और वहीं अगर स्मॉल I प्रेजेंट है तो कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी एंटीजन आपको प्रेजेंट नहीं होगा। तो स्मॉल I कोई भी नहीं बनाती एंटीजन, IA होगा तो फिर एंटीजन A बनेगा, IB प्रेजेंट होगा तो एंटीजन B प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस के हैं उनके पास IA है, IB है और स्मॉल I है। तो 3 इसके पास अलील्स हैं। ये हो गया आपका IA, IB और स्मॉल I है। ये इसको स्मॉल कर दीजिएगा, जब आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो इससे स्मॉल कर दीजिएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। IA और IB जो हैं वो डोमिनेट करते हैं जब स्मॉल I प्रेजेंट होता है। वही छोटा भाई प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो जब IA आएगा ना तो ये इसको डोमिनेट करेगा, चल मेरी बात मान। और वहीं जब IB होगा और स्मॉल I होगा तो ये इसे डोमिनेट करेगा, चलो मेरी बात मानो। बट जब IA और IB दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, बोलेंगे मैं क्यों मानूँ, मैं तो डोमिनेटिंग हूँ। वो बोलेगा मैं क्यों मानूँ, मैं भी तो डोमिनेटिंग हूँ। बोलेंगे को डोमिनेंस शो करते हैं ना, दोनों डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिसके पास ये IA और IB के दोनों के जीन प्रेजेंट होंगे उसकी RBC के सरफेस पर IA भी एंटीजन बनेगा, IB भी एंटीजन बनेगा, मतलब दोनों टाइप की शुगर्स बनेंगी। समझे, दोनों जीन साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं,
दोनों टाइप के शुगर्स बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस, दोनों के दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब आई ए और आई था तो इस ब्लड ग्रुप को हम कह देते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, और आई बी आई था तो इस ब्लड ग्रुप को हम कह देते हैं ब्लड ग्रुप बी है इस ह्यूमन का। बट वहीं अगर ये दोनों हैं, दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। इतना समझ आया आपको? सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे और टोटल 6 जीनोटाइप बनेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप के। ये थोड़ा सा आपको एक एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, उधर से मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा टेबल है, हमारी एनसीईआरटी में वाला टेबल दिया हुआ है। इसमें 3 टाइप के आपको अलील दिखाए हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। 3 टाइप के अलील प्रेजेंट है हमारे, और यही अगर अलग अलग पेरेंट से क्या क्या अलील आते तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जैसे कि एक पेरेंट से अगर आई ए मिल रहा है और दूसरे से भी आई ए मिल रहा है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए आई ए। तो ए प्रेजेंट है तो ए ही एक्सप्रेस होगा, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए। वहीं अगर एक से आई ए आया, दूसरे से आई बी, तो हमारा जीनोटाइप बन जाएगा आई बी। और आई बी हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ऐसे है कि जहाँ पर आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे और ए बी ब्लड ग्रुप हमारा बनेगा। मतलब कि जो आर बी सी है इसके सरफेस पर ए टाइप की शुगर भी मिलेगी, बी टाइप की शुगर भी मिलेगी, मतलब ए बी एंटीजन दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब वहीं देखिए तो पेरेंट अगर 1A दे रहा है और नेक्स्ट वाला स्मॉल आई दे रहा है, तो कैप आई ए स्मॉल आई बन रहा है। तो आपको ये पता है कि जो ए है वो स्मॉल आई को डोमिनेट करेगा तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। सेम अगर इधर बी है और इधर भी बी है तो बी भी बनेगा, बी भी दोनों हैं तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। यहाँ पर बी और यहाँ पर स्मॉल आई है तो बी आई बनेगा और बी डोमिनेट करेगा स्मॉल आई पर। वहीं अगर दोनों स्मॉल आई प्रेजेंट हैं तो स्मॉल आई हमारा जीनोटाइप बनेगा, और कोई भी टाइप की शुगर नहीं बनेगी तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यहाँ पर बी और ए उल्टा हो गया तो ए बी वही बन रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप हमारे कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ से भी ध्यान रखिए कि जो हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है हमारा, स्टार क्वेश्चन इससे आते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक आपको एनसीईआरटी में मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगी, बट यहाँ पर आप देखिए इसका मतलब ये है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग 3 डिफरेंट एलील से कंट्रोल हो रहा है। वहीं इसका अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो 6 टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन बने। ये हमने टेबल में बना के देखे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 टाइप के कॉम्बिनेशंस बने। तो 3 डिफरेंट अलील से 6 टाइप के जीनोटाइप हमारे बने, जिससे 4 फिनोटाइप आए, मतलब ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने ये भी आपको यहाँ बता दिया। दूसरी बात, अगर हम कोडोमिनेंस को देखें तो यहाँ तक हमने समझ लिया दोनों टाइप के प्रोटीन जो ए और बी जीन हैं वो दोनों साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों टाइप के शुगर्स बना रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है, दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट हैं आरबीसी की सरफेस पर। इतना तो हो गया हमारा कोडोमिनेंस। बट आपका जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है इसके बारे में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे दूं। नोटिस करें अगर आप, तो ए प्रेजेंट है और आई प्रेजेंट है तो ए डोमिनेट कर रहा है आई को। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंस का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी फॉलो हो रहा है हमारे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। वहीं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि सेग्रीगेशन लॉ तो हमारा यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर पढ़ा ही। दूसरी बात कि इसमें 3 डिफरेंट टाइप के एलील्स हैं तो ये मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है, हर मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करता है, कोडोमिनेंस भी फॉलो करता है, और वहीं मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है। तो ये आपको 5 स्टार क्वेश्चन है, आप इसे लिख कर रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मॉड्यूल में आपको इसका एक क्वेश्चन ज़रूर के ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ तक आपके एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों कवर हो गए हैं। एक हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हमारा
को डोमिनेंस। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वही रेशो सेम आता है, एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन आपको याद रखना है। और वहीं अगर आप को डोमिनेंस की बात करेंगे तो फिर आपको ABO ब्लड ग्रुप यानी कि AB ब्लड ग्रुप, ABO मेनली आपको AB ब्लड ग्रुप याद रखना है। और दूसरा वही वो कैटल वाला, तो वो आपको नहीं आता है एग्जाम्पल, आपको NCERT का ही आता है, तो आप वही याद रखिए, इतना क्यों दिमाग में अपना भरना है। तो बस इतना ही याद रखिए, ये आपके एक्सेप्शंस फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस कवर हो जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं। हमारा मोनोहाइब्रिड, हाँ एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, अभी तक हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा उस पर बेस्ड हमारे दोनों लॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ हमारा जो डोमिनेंस है वो दोनों कंप्लीट किए। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दोनों हमने एक्सेप्शंस कवर किए। अब जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, मेंडल के बारे में हमने पढ़ा, वो तो हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी वो तो आपके क्लियरेंस के लिए थी। जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था और उसके जो हमारे एक्सेप्शंस हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रही हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये, आप लोग एक काम करिए, ऐसा कर सकते हैं पॉज करके आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कितने आंसर आप ठीक कर रहे हैं, या फिर आप एक पेन पेपर लेकर भी लिख सकते हैं। ओवरऑल आप पॉज करिए वीडियो को और आंसर लिखिए मेरे बताने से पहले, जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। Mendel studied 7 contrasting character for his breeding experiment with Pisum sativum. Which one of the following chapters नहीं characters है इधर, ठीक है, characters he did not use. पॉड का शेप लिया था, पॉड का कलर लिया था। अच्छा एक बार से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिया था, प्लांट का हाइट, ठीक है। दूसरा इन्होंने पॉड को पकड़ा था और पॉड की 2 चीज़ें देखी थी, कलर एंड शेप। वहीं इन्होंने सीड को पकड़ा था और सीड के 2 चीज़ देखे थे, कलर एंड शेप। फिर इन्होंने फ्लावर को पकड़ा था और फ्लावर का देखा था कलर एंड पोजीशन। तो ये हमारे 7 थे, प्लांट हाइट, ये कलर शेप और ये कलर पोजीशन, ये 7 थे हमारे। तो यहीं से हम लोग मैच कर लेते, पॉड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया, प्लांट हाइट हो गया, लीफ शेप, लीफ का इन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ से। What would be the genotype of a plant that was homozygous for dominant trait of axial flower? डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस बताना है, होमो मतलब सेम होने चाहिए, और एक्सियल के लिए तो इन्होंने ए लिया है, और होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए हम लोग कैपिटल यूज़ करते हैं, ये हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा हमारा, यही फर्स्ट ही ऑप्शन है। What would be the phenotype of a pea plant with capital T small t where T is the allele for टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज़ फॉर शॉर्टनेस। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी है, एक भी अगर प्रेजेंट है तो फिर डोमिनेंट हो जाएगा, तो टॉल ही होगा हमारा प्लांट। द F2 रेशियो रिजल्टिंग फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी। F2 रेशियो हम लोग जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया था तो एक हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो था वो आया था 3:1 एंड जीनोटिपिक जो रेशियो था वो आया था हमारा 1:1। इसमें से हम लोग मैच कर लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। 15:1 नहीं है, 9:7 नहीं है, 3:1, ये तो पूरा ही नहीं है, 1:2 है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। द क्रॉस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप इन विच सोर्सेज ऑफ द गैमेट आर रिवर्स्ड इन वन क्रॉस इज नोन एज। मतलब इन्होंने क्या किया, जो जीनोटाइप की सोर्स है वो गैमेट्स के रिवर्स करती, मतलब जो पहले प्लांट मेल हमने रखा था और प्लांट जो हमने फीमेल रखा था, इससे हम लोग ने मेल कर दिया और इसको हम लोग ने फीमेल कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया ना, x/y को इन्होंने y/x कर दिया है, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस है। एक बार मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन विच बोथ एलील्स ऑफ अ पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फुल्ली इन F1 जनरेशन, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम कर रहे हैं F1 जनरेशन में दोनों के जो दोनों के जो अलील हैं दोनों के दोनों फुल्ली एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हमारा क्या था, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस था तो कोई भी एक बार से देखिए, जब हम लोग नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो किसी भी पेरेंट का कोई नहीं आता F1 जनरेशन में, सॉरी एक पेरेंट का हमारा आता है। जैसे टॉल और ड्वार्फ को हमने किया तो फिर सारे के सारे टॉल आए थे, तो एक पेरेंट के आ रहे थे कैरेक्टर्स। वहीं अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पर किसी के भी नहीं आ रहे थे। रेड और पिंक को जब हमने किया था तो यहाँ पर हमारे
रेड और वाइट को जब हमने किया था तो यहाँ पर हमारे पिंक फ्लावर आ रहे थे, मतलब कोई भी शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर एक शो हो रहा था। बट सेमी डोमिनेंस का हमने कुछ पढ़ा नहीं है, एपिस्टैसिस हमने नहीं पढ़ा है। को डोमिनेंस की अगर बात करें तो इसमें दोनों के दोनों F1 में जो है हमारे एक्सप्रेस हो रहे थे। जैसे ब्लैक डॉग को वाइट डॉग से क्रॉस करवा रहे थे तो ब्लैक एंड वाइट पैचेस में आ रहा था, तो को डोमिनेंस हो गया, जिसमें F1 जनरेशन में दोनों के दोनों पेयर एक्सप्रेस होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर, जीन इन्हें हम अलील्स कहते हैं। ये तो मैंने आपको लाइन बताई थी फर्स्ट क्लास में, अगर आपने ना देखी है तो एक बार जाकर देख लीजिए। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वर सेलेक्टेड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। आंसर करिए पहले तो इसका आप। अगर आपने सोच लिया तो सबसे पहले आपने आंसर किया होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 7, बट ऐसा नहीं है। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स की बात हो रही है, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिए। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को लिया था। इन्हीं कैरेक्टर के हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, तो फिर मेंडल ने 14 ट्रेट लिए थे, यानी कि 7 पेयर ऑफ ट्रेट लिए थे। देखिए डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 14 ट्रेट लिए थे, या फिर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। वहीं अगर ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स की बात की जाए तो हर इन्होंने ट्रेट के लिए प्लांट को लिया था ना, हर ट्रेट के लिए इन्होंने एक प्लांट लिया था, तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो कितनी हो गई, वो 14 हो गई। तो आंसर इसका 14 होगा, ना कि 7। ये क्वेश्चन आया था और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने गलत किया था, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ है तो। इतना हो गया आपका। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए हैं या जितने सही हुए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। आपको जो क्वेश्चन में ये वाला अगर किसी का डाउट था तो ये तो मुझे बताइएगा ही कि कितने लोगों ने गलत किया था। इसके बाद में इनहेरिटेंस ऑफ जो हमारी 1 जीन थी या जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, उस पर बेस्ड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, पूरा क्रॉस बनाएंगे, उसके जो रेशोज़ हैं उन्हें अच्छे से कवर करेंगे, और फिर उसी पर बेस्ड जो मेंडल ने हमें लॉ दिया वो कंप्लीट करेंगे। इतने में हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक की क्लास के लिए इतना। कमेंट करके बताइएगा आपके जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं ज़रूर से ज़रूर। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।